आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है और एक कंपनी है देहात, ब्रांड नेम है। कंपनी का नाम है ग्रीन एग्रील्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। बिहार से स्टार्ट हुई थी कंपनी, उसी में मैं काम करता हूँ। रहने वाला बिहार का ही हूँ। भारत के बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, फिर पिछले 5 साल से बिहार में हूँ। सोचा कुछ अपने बिहार की धरती पे ही चल के कुछ करते हैं। क्योंकि खेती अगर देखा जाए बिहार में, तो बिहार के लोगों का मुख्य पेशा है। लेकिन कृषि में, खेती में बिहार में बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं। सब जगहों पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हम देखें तो जहाँ तक मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ का है, तो क्रॉप प्रोटेक्शन, पेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं, उसका मैं एक्सपर्ट हूँ। सीड्स में फील्ड क्रॉप्स, जो धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना का जो बीज वगैरह है, उसमें काम किया है पिछला 15-16 सालों में मैंने। और खेती में जहाँ जाता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। चाय, टी का जो है वो वहाँ पे काम किया, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में काम किया, फील्ड क्रॉप्स में काम किया। तो काफ़ी कुछ सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ। और जो सीखता हूँ तो सोचता हूँ कि कुछ और शेयर करके हम लोग और कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मनीष जी, अमर आप पहली बार आए हैं। अमर के साथ हमारा संबंध है, लेकिन अमर अपने बारे में खुद 1 मिनट में बता दें। अमर, आप म्यूट पे हैं। नमस्कार। मेरा नाम अमरचंद्र सोनू है और मैं सीनियर जर्नलिस्ट रहा हूँ डिजिटल मीडिया सेक्टर से। मेरा करियर जो है तकरीबन 12 सालों से है मीडिया में। मैंने भी कई संस्थानों में मीडिया से रिलेटेड ही काम किया है और मेरे को एसके सर के थ्रू ही ये मीटिंग का मिली जानकारी, तो मैं उसके साथ यहाँ अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है अमर जी। मनीष जी, आप शुरू कर सकते हैं। मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि बैंडविड्थ कम लगे लोगों को। ऑल हाँ योर्स हाँ। मनीष जी। धन्यवाद सर। तो जैसा सर का आदेश है, कुछ मतलब विषय वस्तु है जिस पे हमको जानकारी देना है। तो पहले देहात के बारे में मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कंपनी क्या है। अ, देहात एक बिहार से मतलब शुरू हुआ, पनपा हुआ एक स्टार्टअप है, जो बीज से बाजार तक सारी सुविधाएं किसान को एक ही छत के नीचे देने का प्रयास कर रहा है विगत 10 सालों से। फरवरी 2012 में देहात स्टार्ट हुआ था पटना से। पहला टॉपिक है कि हम बिहार के किन जिलों में काम कर रहे हैं। तो अभी हम बिहार के करीब 20 जिलों में काम कर रहे हैं और आने वाले 6 महीने में हम बिहार के जो 38 जिले हैं, सब में हम लोग कार्यरत रहेंगे। मुख्य जिले जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हम देखें तो नॉर्थ बिहार के जितने भी जिले हैं उन सब में हम लोग काम करते हैं। बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। अभी जो हम लोग एक्सपेंड करेंगे इधर, हम लोग सीतामढ़ी में भी अभी काम कर रहे हैं, सीतामढ़ी शिवहर में एक्सपेंड करेंगे, मधुबनी, दरभंगा इधर साइड में। साउथ बिहार के जितने जिले हैं लगभग उन सभी जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। एक दो जिले हैं जिनको हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं, हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अरवल, जहानाबाद, गया, ये जिले हैं। बाकी सारे जिले में हम लोग काम कर रहे हैं। कोसी में जो भी मुख्य जिले हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इन सब में भी हम लोग काम कर रहे हैं। भागलपुर में हम लोग काम कर रहे हैं और मधेपुरा में। बाकी जितने जिले हैं, सहरसा, सुपौल, इन सब जिलों में भी हम लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं। अब दूसरा विषय वस्तु है कि हम कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है। तो सेवाएं ये है कि जो भी किसानों को जरूरी चीज़ें हैं जो खेती में लगती हैं, उसमें से पहली चीज़ है कि जैसे कृषि संबंधित सलाह की बात करते हैं कि किसान को खेती संबंधित सलाह की ज़रूरत होती है। उसके लिए वो क्या करता है कि गांव में अगर किसान है जो कुछ एक्सपर्ट है, उनसे बात करता है किसान, या फिर नज़दीकी जो दुकानदार हैं उनसे। बहुत कम ही किसान होते हैं जो केवीके या साइंटिस्ट तक पहुंच पाते हैं।
तो हम लोग कृषि संबंधित जो सलाह है वो हम प्रदान करते हैं किसानों को। हम प्रदान करते हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं। एक तो हमारी एक्सटेंशन टीम है जो फील्ड में रह के काम करती है, टेली एडवाइजरी टीम है जो हमारे हेड ऑफिस में है। इसके अलावा हमारा ऐप है देहात का किसान ऐप, उसको डाउनलोड करके आप जो कस्टमाइज एडवाइजरी है, आपको विभिन्न फसलें हैं या अगर धान की फसल है, कौन सी फसल कितने दिन के, उनके अनुसार आपको सलाह मिलेगी। इसके बाद आ जाते हैं कि हम जो खेती संबंधी जो इनपुट होता है, आदान की बात करते हैं। खाद, बीज, दवाएं, मशीनरी, इसकी भी सुविधा प्रदान करते हैं। हम लोग जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं उनसे भी हमारा टाई अप है। तो जो जिन किसानों के पास अगर खेती संबंधी टूल नहीं है तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स के थ्रू भी हम किसानों का उनके साथ हम लोग एक कांटेक्ट करा के वो टूल्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक मिनट सर, बात करते हैं कि खेती में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि किसानों को पैसे की ज़रूरत होती है। किसान पैसे के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पे कई जगहों पे कुछ लोग किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा लेते हैं, कुछ लोग दुकानदार से उधार लेते हैं, कुछ लोग मान लीजिए गांव में उधार लिया। तो हम लोगों ने माध्यम से टाई अप करके कुछ जगहों पे हम लोगों ने किसानों के लिए सुविधा प्रदान की है कि उनको हम लोग कृषि संबंधित जो ऋण होता है उसकी भी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग जो फसल का इंश्योरेंस है, फसल बीमा, उसकी सुविधा हम लोग प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेन चीज होती है, किसान की जब फसल हो गई तो फसल होने के बाद बेचने की, तो हम लोग किसानों से फसल को खरीदते भी हैं। खरीदने के का है कि अगर कहीं गांव में ट्रक लोड हो जाए वहां पे, या अगर कहीं ट्रक लोड नहीं हो पा रहा है तो हम लोग एक जगह चुन के वहां पे कलेक्शन सेंटर बना देते हैं ताकि किसान आके उस कलेक्शन सेंटर पे अपना अनाज दे जाए। और उनको जो पेमेंट मिलता है वो पैसा उनको 3 दिन के भीतर भीतर मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये सुविधा है। कुछ नई सुविधाएं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ड्रोन स्प्रे की बात है। हम लोग ड्रोन स्प्रे की भी सुविधा का भी पायलट कर रहे हैं मोतिहारी जिले में ही। हम लोग का काम चल रहा है इस पे। इसके अलावा एक हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपर लोकल डिलीवरी का, कि अगर किसान को घर बैठे सामान चाहिए तो वो हमारे ऐप से ऑर्डर लगाएगा, वो ऑर्डर नज़दीकी दुकानदार के पास जाएगा, वो दिखेगा कि उस दुकानदार के पास क्या है, कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो अपना ऑर्डर लगाएगा, उस दुकानदार के पास जाएगा और वहां पे एक लड़का आएगा, वो प्रोडक्ट दुकानदार के पास से उठाएगा और किसान के पास पहुंचा देगा। किसान को वहां पैसा देना होगा या क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करके दुकानदार के अकाउंट में वो पैसा डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आगे हम लोग जो हम लोग इमेज बेस्ड एडवाइजरी की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से खेतों का पिक्चर खींच के उससे कि पिक्चर पैटर्न पे कि कलर पैटर्न पे क्या है, बायोटिक स्ट्रेस है, ए बायोटिक स्ट्रेस है, उसमें अगर इरिगेशन जाना चाहिए, पोषक तत्व की कमी है या रोग या बीमारी है, इस पे भी हमारी टीम काम कर रही है। बहुत जल्दी इस पे भी हम लोग बड़े स्केल पे इसको करेंगे। एक सुविधा और हम लोग दे रहे हैं किसानों को, वो है मिट्टी जांच की सुविधा। मिट्टी जांच में भी जैसे NPK, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच वाली जो मिट्टी की जांच होती है, हम लोग 33 रुपये लेते हैं। 33 रुपये में आपको ये सुविधा मिल जाती है। और 100 रुपये में आपको जो ये 6 जांच के अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी भी जांच हम लोग करके दे देते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि किसान को अपना मिट्टी का सैंपल लेके नज़दीकी जो हमारा देहात सेंटर है वहाँ पे वो दे देते हैं। अगर जो भी हमारे क्लस्टर में मिट्टी जांच के लिए लैब बनाए गए हैं, अगर वो नज़दीक है तो 1 या 2 दिन लगता है, या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर उनको मिट्टी जांच की रिपोर्ट, अगर उन्होंने हमारा देहात किसान ऐप डाउनलोड किया हुआ होता है तो उनके मोबाइल पे या फिर उनको मैसेज के माध्यम से वो रिपोर्ट दे दी जाती है और उसी के अनुसार उनको किस फसल में कौन सी खाद कब कितनी डालनी चाहिए हम लोग रिकमेंडेशन दे देते हैं। अब आते हैं कि
कोई स्थानीय व्यक्ति कैसे हमारे साथ जुड़ सकता है? तो हमारे साथ जुड़ने के लिए वो लोग जिनके पास मान लीजिए जो खाद बीज या दवा का व्यवसाय कर रहे हों, वो लोग जो अ, खरीद करते हैं धान, गेहूँ या मक्के की, वैसे भी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वो लोग जिनके पास मान लीजिए कस्टम हायरिंग सेंटर है, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वैसे लोग जिनके पास मान लीजिए पशु आहार का व्यवसाय करते हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो नवयुवक हैं जिनके पास डिग्री है, मान लीजिए बीएससी केमिस्ट्री की डिग्री है, बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है, जिनको लाइसेंस मिल सकता है, और वैसे इलाके में है जहाँ पे हमारा देहात सेंटर नहीं है, तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो नौकरी के लिए योग्यता की बात है, तो हमारे यहाँ मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं हमारे यहाँ। जो हमारे एग्री इनपुट की बात करते हैं, जो हमारे उसमें हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी के बाद एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एमबीए होना चाहिए। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी टीम है, तो कंप्यूटर का अनुभव हो, बीटेक जो लोग हों, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सप्लाई चेन टीम है, तो वहाँ जो सप्लाई चेन रिलेटेड जिनका अनुभव हो या सप्लाई चेन रिलेटेड जिनका डिग्री हो, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिनांस और अकाउंट्स का है, तो वहाँ जो फिनांस एंड अकाउंट्स से जो लोग हों, कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हों, वहाँ से जुड़ सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की टीम है, तो जो लोग एमबीए या बीबीए ह्यूमन रिसोर्स में जिन्होंने किया है और जिनका एक्सपीरियंस है, वो लोग हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। खरीद मूल्य और भुगतान की शर्त है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो जो खरीद का हमारा मूल्य होता है वो मार्केट ड्रिवन होता है, कि जो मार्केट का मूल्य होता है हम वो देते हैं। और जो पैसा देने का है, मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर हम लोग पैसा अकाउंट में दे देते हैं। 24 से 48 घंटा लगता है, 72 घंटा का टाइम हम लोग इसलिए लेके चलते हैं कि कई बार सैटरडे संडे या हॉलीडे आ जाता है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम 72 घंटे का समय लेके चलते हैं। इतना टॉपिक था, और कोई कुछ टॉपिक हो और कोई? नॉट प्रॉफिट नहीं है, फॉर प्रॉफिट, और For काफी profit. बड़ा, हाँ, काफी बड़ा ग्रुप है। तो एक तो आप अपनी सुविधा जो आपका ग्रुप है उसके माध्यम से देते हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट जैसे केवीसी या दूसरी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी क्या आप किसानों को कनेक्ट करते हैं? तीसरी चीज, जो ग्राउंड लेवल पे है, जैसे आपने बताया कि ज्यादातर लोग आपका एक हायर लेवल जो कोर टीम है, फिर बाद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, तो जो ग्राउंड लेवल पर है, गांव के लेवल पर, वहां पर कैसे कनेक्शन है, लोग कैसे जुड़ते हैं? और क्या तीसरी चीज, कैसे आप उनको प्रमोट करते हैं, मतलब इस नए नए बीजों को लेने के लिए या नई नई सुविधाओं को लेने के लिए? गवर्नमेंट की जो इतनी सुविधाएं और सब्सिडीज हैं, उनके बारे में भी क्या आप उनको बताते हैं? तो ये इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन है। दो मतलब लिंक एक ये है कि गवर्नमेंट की जो सुविधाएं ऑलरेडी हैं, उनमें जी सर। आपका क्या रोल है? वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं जानना चाहता हूँ। बेसिकली एफपीओ के माध्यम से हम लोग प्रमोट करते हैं, जो भी नाबार्ड या एसएफएसी के थ्रू जो एफपीओज हैं, हम लोग का करीब 750 एफपीओज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हमारा अलग डिपार्टमेंट ही है, न्यू इनिशिएटिव्स करके। जैसे हम लोग झारखंड में या बिहार में भी, बिहार शरीफ में है, हमारा मोतिहारी में ही 2-3 एफपीओज हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है। तो हम लोग एफपीओज के माध्यम से जो भी किसान लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, उनको हम लोग इनपुट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और उनसे हम लोग इनपुट प्रिपेयर भी करते हैं। ये बिहार में है। हम लोगों ने जैसे 2 साल पहले वाटरमेलन किया था, वहाँ एफपीओ के लोगों ने, हम लोगों ने 300 कोविड के दौरान हम लोगों ने मतलब परचेज किया था, खरीदा था। एक तो हम लोग जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जीविका है, दीदी लोग हैं,
एफपीओज हैं, उनके माध्यम से हम लोग किसानों से, क्योंकि उनके पास किसानों का बहुत बड़ा ग्रुप होता है, आराम से हम लोग उन तक पहुंच सकते और ट्रेन कर सकते हैं, उनको सुविधा दे सकते हैं। इनके अलावा जहाँ तक इंडिविजुअल किसान की बात हुई, तो हमारे जो भी देहात सेंटर हैं, उनके थ्रू हम किसानों तक पहुँचते हैं। हमारी एक्सटेंशन टीम है, जो प्रसार की टीम है, वो गाँव में काम करती है। जो भी सेंटर हैं, उनसे जुड़े हुए जो गाँव हैं, उनको कोई भी नया बीज आया या कोई नई तकनीक आई, उस पे हम लोग जानकारी देने का काम करते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट की स्कीम्स है, सब्सिडीज़ हैं, उसके लिए हमारा जो ऐप है, किसान ऐप है, उस पे भी हम लोग जानकारी देने का काम किसानों को करते हैं कि ये सुविधा आई है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। हम लोग जो भी नज़दीकी मतलब ज़िले में जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ से भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। उन लोगों का सहयोग लेके किसानों को बताने का काम करते हैं कि क्या-क्या सुविधाएँ गवर्नमेंट सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है और आप लोग कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। ये चीज़ है सर। धन्यवाद। जी सर। मनीष जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। करीब 1 साल पहले हम लोगों ने कुछ ऐसा सेमिनार किया था और मैं बड़ा प्रभावित हुआ था इस बात से कि एक बिजनेस के तौर पर बीज से बाजार तक की बात हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। अभी शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगले 30-40 साल में ये चीज़ बहुत ही उम्दा होगी और बड़ी उपयोगी होगी। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में है आपसे पूछने की, कि आपका अनुभव क्या है बिहार में? ख़ासकर इतनी चीज़ें आपने बताई, बीज के मतलब ज़मीन के सैंपलिंग से लेकर, मिट्टी की सैंपलिंग से लेकर, उसके टेस्ट से लेकर ऑल द वे कि कौन सा बीज डाला जाए, कहाँ से वो बीज लिया जाए, कैसे उसका भुगतान किया जाए, वहाँ से लेकर कैसे उसकी देख-रेख की जाए, कैसे उसको उपजाया जाए, कैसे बाज़ार तक ले जाया जाए, और किस तरीके से एफपीओ से या दूसरे संस्थाओं से आपका संबंध हो। ये सारी चीज़ें आप करते हैं, तो बहुत फैला हुआ काम है ये। आपका अनुभव क्या है? देहातों में किस चीज़ में आप ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और क्यों? और किस में सक्सेसफुल नहीं और क्यों नहीं है? इसका थोड़ा-सा अंदाज़ दीजिएगा। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं गाँव में किसी को बताऊँ, तो उसको बताऊँ कि हाँ, ये चीज़ ज़्यादा प्रचलित है या ज़्यादा उपयोगी है, तो उसको आप कीजिए। तो ज़रा इसका पर प्रकाश डालें आप। सर धन्यवाद सर। शुरुआत करते हैं सर इससे, मिट्टी से। मुख्य चीज़ है हमारी मिट्टी और पानी। ज्वलंत मुद्दा है आज के डेट में। देखेंगे तो लोग खेत में पराली जला देते हैं। जो कटाई की पुआल है, पुआल को जला दिया। गेहूं के डंठल है, उनको जला दिया। खूब खाद डालते हैं लेकिन उपज नहीं बढ़ रही है। लोग बोलते हैं कि खाते हैं टेस्ट नहीं आता है, सुगंध नहीं आती है, एरोमा चला गया है। सब कुछ सर मिट्टी पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाला, खूब डाला। आज से लोग बोलते हैं कि जो शोध है, स्टडी, रिसर्च बताता है कि आज से 100 साल पहले 1.5% के आसपास ऑर्गेनिक मैटर हुआ करता था, आज 0.5% भी नहीं है। मिट्टी का अपना जीवन है, उसमें अपने सूक्ष्म जीव हैं। वही सूक्ष्म जीव जो हम लोग मिट्टी में पोषक तत्व डालने का काम डालते हैं, वही पौधे को अवेलेबल कराते हैं। तो जब वो सूक्ष्म जीवों को भोजन नहीं मिलेगा, वो एक्टिव नहीं रहेंगे, तो हम चाहे जितना यूरिया डाल दें, जितना पोटास डाल दें, जितना डीएपी डाल दें, वो पौधे को मिलेगा नहीं। तो जो हम बात कर रहे हैं कि उपज लेने की, हम उपज शायद ना ले पाए। और हम लोगों ने खाद और इनपुट डालना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत डाल रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। जब हमारे पौधे को पोषक तत्व नहीं मिलेगा, उसमें पोषक तत्व नहीं रहेगा, तो हम जो ग्रहण करते हैं, हमको भी वो पोषक तत्व नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले अपनी मिट्टी को सुधारें, उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ाएं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात आती है पानी की। पानी का इतना दोहन हो रहा है कि वाटर लेवल दिन पे दिन गिरता जा रहा है।
कल को ऐसी स्थिति होगी कि जो आज पंजाब और हरियाणा की स्थिति है, डबल मोटर लगा के भी पूरा पानी नहीं आता, गवर्नमेंट गर्मी के दिन में उनको कोई फसल करने नहीं देती है। तो पंजाब और हरियाणा की स्थिति देखते हुए हमें भी चेतने की ज़रूरत है कि क्या हमारी भी स्थिति वो होने वाली है आगे आने वाले 10-20 सालों में। हमको मिट्टी के अलावा पानी, हमको मिट्टी के अनुसार खेती करनी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं कि उपज लेने के लिए बीज बदल रहे हैं, हो सकता है हाइब्रिड लगाएं, दूसरे बीज लगाएं। तो हमको ये देखना है कि हमारी मिट्टी का पीएच क्या है, हमारी मिट्टी के अनुसार कौन सी वैरायटी अच्छी हो सकती है, तो उसका सलाह हम लोगों से लें। हम लोग खाद का और दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। आजकल लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक अच्छा है, ऑर्गेनिक खराब नहीं है, लेकिन क्या हम केवल ऑर्गेनिक करके काम चला सकते हैं? शायद हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी तो नहीं हो जाएगी कि एकाएक ऑर्गेनिक करने के चलते में पूरा का पूरा श्रीलंका की स्थिति हो गई। हम समावेशी कृषि की बात करें, हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करें, क्योंकि अब हम देख रहे हैं एक इलाके में कहीं हो रहा है तो केवल धान और गेहूं है, कहीं हो रहा है तो केवल सब्जी हो रहा है। वो दूसरे इलाके से सब्जी मंगाता है और सब्जी वाला दूसरे इलाके से गेहूं मंगाता है। दूध के लिए हम दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हम जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम पहले गांव में देखते थे हमारे ही घर में कि हमारे घर में अरहर भी हो जाता था, हमारे घर में गन्ना भी हो जाता था, गाय भैंस भी रहती थी, सब्जी भी हो जाती थी। आज पता चलता है केवल धान गेहूँ होता है, कई बार थोड़ा वो सरसों हो गई, दलहन खत्म हो गया, तो हमें खरीदना पड़ता है। तो हम लोग जब सब कुछ थोड़ा अपने लिए करें, बेचने के लिए भी हम करें, और हम उस ओर जाएं कि हम खुद भी खाएं, दूसरों को भी सिखाएं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किस हिसाब से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, मिट्टी को भी अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि हम जब दलहनी फसल करेंगे, हम डिफरेंट तरह की फसल करेंगे, तो शायद हम क्रॉप रोटेशन की बात कर सकते हैं, मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, किसान के सामने जब हम पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। पेस्टिसाइड उतना बुरा नहीं है जितना बताया जाता है कि पेस्टिसाइड मत डालो। पेस्टिसाइड का है, हमारे से ज़्यादा उपयोग पेस्टिसाइड्स का आपका चीन में होता है, जापान में होता है, अमेरिका में होता है। जापान में हमारे से 10 गुना ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, चीन में हमारे से ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा होता है, अमेरिका में 1 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन कहते हैं कि कंट्रोल होता है कि कौन सा पेस्टिसाइड कितना मात्रा में डालना है, कब डालना है। हमारे यहाँ अगर बताया जाए 10 ml, तो वो 10 ml से लोगों का पेट नहीं भरेगा, 25 ml, 30 ml और 50 ml डालेंगे, काम नहीं कर रहा है। तो पेस्टिसाइड में क्या होता है कि पेस्टिसाइड जो है उसका रेजिड्यू जब होगा, जब मिट्टी में जाएगा, पानी में जाएगा और पौधे में जाएगा, तो उसका असर हम पे, हमारे जलीय जीवों पे, हमारे पशुओं पे, पक्षियों पे, सब पे पड़ेगा। ये हमें सोचना है। तो क्या हम वैसा पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं कि जो मिट्टी में डालने के बाद या पौधों पे डालने के बाद 15-20 दिन बाद उसका ट्रेस, उसका रेजिड्यू हमारे पौधे में ना रहे, हमारी मिट्टी में ना रहे, हमारे जल में ना रहे। ऐसे भी हैं, लेकिन क्या हम उसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? विदेशों में इसकी बात होती है। विदेश में एक पेस्टिसाइड आप रजिस्टर कराने ले जाएंगे, उस पे आप वो लोग आपसे 50 डेटा मांगेंगे। ये टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा उसका दे दो भाई कि आपका मिट्टी पे क्या प्रभाव है, जल पे क्या प्रभाव है, रेजिड्यू कितने दिन रहेगा, इसका एमआरएल क्या है, तब जाके वो रजिस्टर होता है, तब जाके यूज़ होता है। हमारे यहाँ इसका कोई मतलब मानक तो है, लेकिन मानक को कोई फॉलो नहीं करता। हमारे यहाँ संस्था है CIBRC जो रिकमेंड करती है, लेकिन हम लोग उसके हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर होता है। अब आते हैं कि आगे और क्या करना है। प्रोडक्शन होता है, तो हमारे यहाँ क्या प्रोडक्शन की क्वालिटी, हम लोग खेती करते हैं, हम किसानों से जब इंटरेक्ट करते हैं तो बात करते हैं, तो कहते हैं हमारे खेत में बीमारी लग गई, बीमारी खत्म करने की दवा दे दीजिए, कीड़ा लग गया, कीड़ा मारने की दवाई दे दीजिए। हम प्रोडक्शन और क्वालिटी की बात नहीं करते, हम खेती करते हैं उत्पादन के लिए और उसकी क्वालिटी के लिए, गुणवत्ता के लिए। लेकिन हम जब किसानों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे खेत में ना हरा दिखना चाहिए, हमारा खेत ना क्या बोलते हैं, उसमें पौधा बढ़िया होना चाहिए, कीड़ा और बीमारी नहीं होना चाहिए, उपज कितनी होनी चाहिए नहीं, मतलब अभी गवर्नमेंट ने प्रमोट किया नैनो यूरिया, लोग कहते हैं हरा नहीं होता, किसान को मतलब है कि हरा होना चाहिए। तो
इतना जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो अभाव किसान के सामने आता है वो है जानकारी का। कि किसानों को हम लोग जानकारी अगर देते हैं तो या तो किसान वो सही तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं या उनको जानकारी नहीं हो पा रही है, या जानकारी है तो आज से 10 साल पीछे की। तो उनको हमें ज़िम्मेवारी हमारी बनती है प्राइवेट कंपनीज़ की, केवीकेज़ की या यूनिवर्सिटीज़ की, कि आज के हिसाब से उनकी जानकारी को हम बढ़ाएँ, ताकि वो समय के साथ कॉम्पिटिशन कर सकें। हमारे किसान अभी भी हैं, बहुत मेहनती किसान हैं, हम बात करें समस्तीपुर की, हम बात करें कटिहार की, हम बात करें बिहार शरीफ की। आज हमारे गन्ने के किसान जो हैं, बेतिया मोतिहारी के काफ़ी एग्रेसिव हैं, अच्छे-अच्छे किसान इधर हैं। लेकिन केवल 5 और 10% हैं। 80 से 90% किसान ऐसे हैं जिनको अभी भी बहुत ज़्यादा जानकारी का अभाव है। और सबसे मुख्य समस्या जो किसान के तिवारी सर ने पूछा जो और चंदा सर ने, कि सबसे मुख्य समस्या क्या है, तो बेचने की। प्रोडक्शन तो कर लेते हैं। जैसे एक कंपनी अपना साबुन बनाती है, तेल बनाती है, एमआरपी रख लेती है कि हमारी एमआरपी ₹10 रहेगी। किसान पैदा होने के बावजूद भी सबसे बड़ी विडंबना है, किसान पैदा करता है लेकिन वो अपना दाम नहीं रख सकता कि हमारा इतने रुपए किलो बिकेगा। तो कैसे बेच पाए? तो आज के डेट में सबसे बड़ी ज़रूरत है किसानों को संगठित होने की, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा संगठित हों या अपना एफपीओ बना के संगठित हों। वो अगर संगठित होंगे तो उनको जानकारी भी मिलेगी, उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी मिलेगा, उनको इनपुट भी सस्ता मिलेगा और वो बेच भी पाएँगे, अच्छे दामों में बेच पाएँगे। हो सकता है यहाँ नहीं मिले मार्केट तो दूसरी जगह ले जाके बेच पाएँगे। क्योंकि एक एक किसान, 2 किसान मिलके ये काम नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसानों को संगठित होने की। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसानों को एक-दूसरे से जानकारी शेयर करने की। गाँव में एक चीज़ और होती है, एक किसान को अगर पता है तो वो दूसरे किसान को जल्दी नहीं बताता है कि हमने क्या किया, हमने क्या डाला, हमने कौन-सा बीज लगाया। वो एक एक 2-4 लोगों तक, 10 लोगों तक ही सीमित होके रह जाता है। तो ये भी जानकारी हम लोग को शेयर करने की ज़रूरत है एक-दूसरे से। और जो जो भी नई तकनीक आ रही है, वो तकनीक किसानों तक पहुँचे, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं सर। सर, मेरी तरफ से इतना ही था। उर्वरक दोनों चर्चा हुई, खाद और उर्वरक एक चीज है कि दोनों अलग-अलग है? ठीक है। आप अगर कहेंगे उर्वरक कहेंगे या खाद कहेंगे वो रासायनिक हो, ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र आ जाएगा। और आप अगर बात करें हम लोग जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है ना? ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं, क्या बोले उसको हम हिंदी में? हुँ, वो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है, क्या बोलते हैं उसको? गोबर कार्बनिक। की बात, गोबर। कार्बनिक जो खाद होती है, जो हम गोबर की खाद हो, चाहे केचुए की खाद हो, ठीक है? ये वाली जो होती है वो कार्बनिक खाद होती है, ठीक है? और जो बाकी जो होती है रासायनिक, जो अकार्बनिक बोलते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक जो हम लोग लैब या फैक्ट्रीज़ में तैयार करते हैं, वो हमारी रासायनिक हो गई सर, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम तैयार करते हैं। बाजार मूल्य ये वो कह रहे हैं कि सर जो अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है, ठीक है? बिहार में तो मार्केट ही नहीं है, कहीं मंडी ही नहीं है, तो कहाँ का? मुश्किल से 1 या 1.5 किलो कटता है, तो वहाँ पे किसान को करीब-करीब 50-60 रुपए किलो का हमारे से फ़ायदा, क्विंटल का फ़ायदा होता है सर। कि 1 क्विंटल पे देहात का जो मूल्य होता है वो किसानों को 50 से 60 रुपए क्विंटल ज़्यादा मिल जाता है और पैसा 3 दिन के भीतर मिलता है। आपसे अगर बीज लेके जो खेती करता है, तो क्या वो जी सर। सुनिश्चित करते हैं कि ये उसका उत्पाद पूरा हम खरीद लेंगे? हम लोग किसानों को बोलते हैं कि आप अगर हमसे खेती कर रहे हैं, आप हमको बेचना चाहते हैं तो आप हमको पूरा बेच सकते हैं। और यही नहीं, आपके पास अगर एक्स्ट्रा भी है, आप बेचना चाहते हैं तो भी आप बेच सकते हैं सर। अच्छा, अभी गेहूं का समय खत्म हुआ है, इसमें कौन वेराइटी आप दक्षिण बिहार के लिए रिकमेंड किए थे? और आगे आने वाला धान का ये समय आ रहा है, इसमें नहरी क्षेत्र के लिए कौन वेराइटी आप कर रहे हैं? सर, नहरी क्षेत्र के लिए आज भी अगर साउथ बिहार में देखें तो 70-29 से बढ़िया कोई वैरायटी नहीं है। एमटीयू 70-29
इससे बढ़िया अभी तक कोई वैरायटी है नहीं और हमको नहीं लगता कि कोई वैरायटी आएगी, क्योंकि लोगों ने हाइब्रिड भी ट्राई किया, बहुत सारी वैरायटी ट्राई की। 70-29 से बढ़िया आज भी कोई वैरायटी नहीं है नहरी क्षेत्र के लिए। गेहूं में बात करें सर कि अगर टाइमली हम बुआई गेहूं करते हैं कि अगर हम नवंबर में बुआई कर दें तो DBW 187 अभी तक की बेस्ट वैरायटी है। IIWVR की वैरायटी है, करनाल की, करण वंदना के नाम से इसको जानते हैं लोग। और अगर आप लेट बुआई कर रहे हैं, जैसे इस बार गर्मी काफ़ी पहले आ गई, तो जो हीट टॉलरेंट वैरायटी हैं जिनका गर्मी पड़ने पे भी उपज पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें आपका जैसे श्रीराम 303 है, तो वो बेस्ट वैरायटी है जहाँ पे संभावना लगती है कि गर्मी जल्दी पड़ जाएगी। एक चीज और हम पूछना चाह रहे हैं कि श्रीराम 303 तो कोई वैरायटी नहीं हुआ, एक कंपनी वाला एक नाम दे दिया है। उसके अंदर कौन गेहूं है मुझे तो पता नहीं है, शायद आपको भी पता नहीं होगा। बताते हैं जो सर, कि ये एक मिनट और सर, हाँ सर। जो कि जितने भी यूनिवर्सिटियां रिसर्च करती है उसका दूसरा कुछ नाम होता है, वो कहीं कोई देश की यूनिवर्सिटी श्रीराम 303 नाम का कोई वैरायटी नहीं होता। उस ट्रेड नेम में कौन गेहूं भरा हुआ है पता नहीं। मैं बताता हूँ सर, इसमें वैरायटी एक लर्मा रोजो आई थी, जो हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ व्हीट को लेके, जो मैक्सिकन ड्वार्फ वैरायटीज जो थी, जिसके जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग। तो बोरलॉग साहब के साथ एक इंडियन साइंटिस्ट ने काम किया था, उनका नाम मिस्टर सिंह, उनका पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, सिंह साहब ही थे, वो डॉक्टर सिंह थे। लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई, तो वो श्रीराम के साथ वो जुड़े थे, उन्होंने ही ये वैरायटी, उसमें बेसिकली लर्मा रोजो का जीन था और हीट टॉलरेंट जीन था, उन्होंने ये वैरायटी रिलीज की थी श्रीराम 303। और अभी वो लोग एक और वैरायटी है 05SR05 पे वो लोग काम कर रहे हैं, हीट टॉलरेंट वैरायटी, नई वैरायटी पे। और बेसिकली जो आपको मैंने DBW 187 का बताया, ये वैरायटी आपको IIWVR की है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो वहाँ के चीफ साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर है, वो उनकी टीम ने इसको डेवलप किया है। एक वैरायटी और है वहाँ की DBW 222, जिसको वो लोग करण नरेंद्र के नाम से बोलते हैं, वो भी अच्छी वैरायटी है। और उसमें क्या है कि उसका तना थोड़ा मजबूत होता है और गिरता कम है, मतलब लॉजिंग कम होती है। और उससे भी बढ़िया एक वैरायटी रिलीज की है लास्ट ईयर इन्होंने, DBW 303, श्रीराम 303 नहीं है, वो DBW 303 है। बोलते हैं उसका हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल है, लेकिन उसको अभी टेस्ट करना है बिहार में। बेसिकली वो रिकमेंडेड है नॉर्थ इंडिया के लिए, आपको पंजाब, हरियाणा, पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न यूपी, पार्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ के लिए रिकमेंडेड है। तो क्या ये सब बीज आपके पास रहता है देहात में? 187 तो हम लोग मतलब इस साल दिए थे सर, 187 हम लोग लिए थे IIWVR से ही, हम लोग का MOU साइन किया था, हम लोगों ने सीड प्रोडक्शन किया था इसका 187 करण वंदना का। धर्मेंद्र सर। जी सर, एक किसान इसी में जुड़े हुए हैं, अमरेंद्र कुमार जी, उनके पड़ोसी किसान बड़े पैमाना पर लहसुन की खेती रसायन मुक्त किया है। जी सर। उनका 5-10 क्विंटल रसायन मुक्त लहसुन है शायद है, वो बताएंगे एक सिन्हा जी, क्या उनका बिक्री का क्या रेट होगा और देहात में क्या वो बिक जाएगा लहसुन पूरा 1-1.5 बीघा में होती है रसायन? मैं एक बार बात करके बता सकता हूँ सर क्या स्थिति है, मेरे को एक बार बात करनी पड़ेगी, कुछ हम लोग इसमें कर सकते हैं क्या लहसुन के लिए। उनका घर गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है सर, करते हैं सर। अमरेंद्र सर, कौन सा वैरायटी लगाया था आपने लहसुन का? सर कोई वैरायटी हम लोग बाहर से नहीं लाए थे, हम लोग परंपरागत रूप से जो घर में रखे हुए थे उसी को जी सर एक सीड करके लगाया था। और बहुत अच्छा सर, हम फोटो भेजे थे अपने ग्रुप में। जी सर। जी बहुत अच्छा बैठा है। और कोई बाजार का नामित वैरायटी नहीं है सर, हम लोग के यहाँ बहुत दिन से वो घर में हम लोग का चल रहा था और उसी को हमने लगाया। अच्छा फर्क यही कर दिया उसमें कि थोड़ा सा रासायनिक चीज का इस्तेमाल नहीं किया उसमें। ठीक है सर जी, मार्केट के बारे में सर हम लोग के गाइडलाइन दिया जाए, कोशिश करते हैं सर, कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि क्या किया जा सकता है। और इसमें वैरायटीज में भी अगर लहसुन की देखें तो NHRDF है आपका पूना में,
उसकी कुछ जी। वैराइटीज़ हैं, वो लहसुन की बहुत अच्छी वैराइटीज़ हैं। G1, G2, G3, G41 करके अगला बार से सर अगला सीजन में हम लोग संपर्क करेंगे। ऐसे तो हम जी, लोग क्या है ना कि पुराना ही को प्रमोट करके अभी तक चला रहे हैं जी सर। और बहुत अच्छा उपज देता है, चलते इसको रखे हुए भी हैं सर। जी सर। जी। सर हम लोग अब को गया मनीष जिला में जी सर। गया जिला, एक मिनट सर, गया जिला में कोंच थाना में क्या देहात देहात का कोई सेंटर है इधर? गया में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर, अगला 4-5 महीने में या मैक्सिमम 6 महीने में गया में हमारा काम जी। स्टार्ट होने वाला है सर। जी। जी सर। औरंगाबाद ठीक है इनका सर। सटा हुआ जिला है, औरंगाबाद में है क्या? औरंगाबाद स्टार्ट कर दिया है हमने सर, औरंगाबाद में स्टार्ट हो गया है। हमने जहानाबाद में स्टार्ट कर दिया सर, अरवल भी बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अरवल भी मैक्सिमम 4-5 महीने में स्टार्ट हो जाएगा सर। जी, जी। जी सर। अच्छा मनीष सर, लहसुन के चाइना में काटने के लिए छोटा छोटा इक्विपमेंट होता है जो डंठल और जड़ काट देते हैं, क्या जी सर। देहात जी सर। ऐसा भी प्रोवाइड कराता है छोटे छोटे इक्विपमेंट जो 1000-2000 में मिलता है कि लहसुन का डंठल आसानी से काट दिया जाए? हम लोग टूल्स एंड मशीनरी को भी ले आ रहे हैं सर, टूल्स एंड मशीनरी पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ टूल्स एंड मशीनरी के, हमारे एक्सपर्ट हैं गौरव दत्ता, तो क्या वो लेके आ रहे हैं क्या? अदरवाइज अवेलेबल है वो टूल्स एंड मशीनरी करके, एक किसान क्राफ्ट करके कंपनी है, उस पर काफ़ी कुछ काम करती है। बहुत सारे और भी प्रोड्यूसर हैं, और ये मशीन ऑनलाइन भी अवेलेबल है सर। एक क्वेश्चन और है सर, ये जी सर। ड्रोन से जब स्प्रे करेंगे दवा तो बड़े जी सर। बड़े क्षेत्रों में, बड़ा इन्वायरमेंट में उसका दुष्परिणाम होगा ड्रोन का? किस तरह का दुष्परिणाम की बात कर रहे हैं सर? जैसे अभी हम खेत एक प्लॉट में छिड़कते हैं 1 बीघा में दवा मान लीजिए, जी सर। तो 1 बीघा के आसपास या उसी फसल पर दुष्परिणाम होता है या जो छिड़कता है उसको कुछ हानि पहुंचता है। जी सर। ड्रोन से 10, 20, 50 बीघा एक गांव छिड़काव होगा तो पूरा इन्वायरमेंट में वो पॉइजन फैलेगा। देखिए सर, क्या होता है ना, जितने भी आजकल आजकल केमिकल आ रहा है ना, ज़्यादातर जो हमारी संस्था है जिसको बोलते हैं CIBRC, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड रजिस्ट्रेशन कमेटी, वो 3 साल का डेटा लेती है, 3 साल का डेटा होता है। उसके बाद वो रिकमेंड करती है कि ये दवा इतने डोज में इस फसल में इस बीमारी या कीड़े के अगेंस्ट में आप डाल सकते हैं, तभी वो दवा कोई डालता है, एक चीज़ है। दूसरा, दवा का जो काम करने का समय होता है वो 10 दिन से 15 दिन, मैक्सिमम 20 दिन। उसके बाद उस दवा का जो आप देखेंगे ट्रेस जो होता है वो डिग्रेड हो जाती है, वो दवा धीरे 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 खत्म होने लगती है। क्योंकि जो पहले की दवा थी, जैसे इंडोसल्फान बैन हुआ, इंडोसल्फान था, मेलाथियान था, मेटासिस्टॉक्स था, वो सब दवाएं ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बैन कर दी। अभी भी बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं, आज से 5 साल पहले करीब 20-22 दवाएं बैन की थी, 27 पे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे दिया है। तो गवर्नमेंट भी आज के डेट में वैसी दवाओं को प्रमोट कर रही है या परमिशन दे रही है जिनका प्रभाव मतलब हमारी मिट्टी पे या हमारी जीव जंतुओं पे, हम लोगों के स्वास्थ्य पे ना हो। तो इस पे भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं या गवर्नमेंट है, अब जैसे बायो फंगिसाइड कि जिनका मतलब और हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम दवा स्प्रे कर रहे हैं या स्प्रे करवा रहे हैं तो वैसी दवाएं हों जो सुरक्षित दवा हो, और जो डोज कम, मतलब जितना निर्धारित मात्रा में डालने की बात है उतना में ही डालें। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान दें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो 2 लोगों को है समझने की, एक तो जो दुकानदार बेचते हैं और दूसरा जो मतलब किसान खरीदता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार बोलिएगा कि ये 5 ml जाएगा, तो किसान सोचता है 5 ml भी इतना एरिया में कैसे होगा, तो लोगों को विश्वास नहीं होता। और जब ड्रोन से बात करते हैं सर, ड्रोन से जब स्प्रे करेंगे तो अभी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं उसमें, जिसको हम लोगों ने दूर किया है। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको वो दूर करने की कोशिश कर रही हैं। और शायद ये है कि अगर स्प्रे करेंगे तो उसका प्रभाव पौधों तो की रहे, वो मिट्टी में जाने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। हाँ, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम ड्रोन से या कभी भी स्प्रे कर रहे हैं तो हवा ना बह रही हो, मतलब हवा बहती है तो उससे आसपास के इलाके में या जो स्प्रे कर रहा है उस पे जाने की संभावना रहती है सर। सर आप तो प्लांट पैथोलॉजी का ही आदमी है,
अगर एरोमा और टेस्ट जा रहा है, वो 2 ही मुख्य कारण है, जी सर। कीटनाशक और हर्बिसाइड। यही कारण 2 मुख्य श्रेय इसी को है, एरोमा और टेस्ट को खत्म करने में। फर्टिलाइजर उतना दोषी नहीं है जितना हर्बिसाइड और ये इंसेक्टिसाइड दोषी है। टेस्ट एरोमा का सर बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क सर पड़ता है क्लाइमेट का, मिट्टी का और क्लाइमेट का। हमारे ही ज़िले में 2 गाँव हैं, वहाँ से हम लोग ले आके और धान का वही बीज लगाते हैं, हम लोग को ना वो टेस्ट मिलता है, ना सुगंध मिलती है सर। पेस्टिसाइड्स का और इसके अलावा जो वैराइटीज़ थी, बहुत सारी वैराइटीज़ ऑब्सोलीट हो गई, ख़त्म हो गई। जो हमारे गाँव पे भी छोटे में होती थी, बहुत अच्छी वैराइटीज़ होती थी, आज है ही नहीं। और हम लोगों ने क्या किया ना सर कि ये मतलब बड़े एरिया में एक ही वैरायटी लगाना शुरू कर दिया। तो डाइवर्सिटी ख़त्म हो गई, डाइवर्सिटी ख़त्म होने के बाद ये तो कहिए कि धान है तो चलिए चल जाता है। बहुत सारी जगहों पे क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरे के चलते ना जो हम बात करते हैं कि जर्मप्लाज़्म और वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अभी भी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि कोई भी वाइल्ड वैरायटी मिलती है, कुछ पुरानी वैरायटी मिलती है, उसका जर्मप्लाज़्म को संरक्षित रख रहे हैं आज के डेट में कि कल को कोई नई वैरायटी या अच्छी वैरायटी निकालनी हो तो वो लोग निकाल सकते हैं सर। पेस्टिसाइड को लोग दोष दे रहे हैं, अच्छी बात है सर, लेकिन क्या है ना, अब पेस्टिसाइड्स के अलावा 2 चीज़ें मुख्य हैं, एक है क्लाइमेट और दूसरा है मिट्टी। वहीं इलाहाबाद का अमरूद, इलाहाबादी जो अमरूद बोलते हैं, वहीं जो एरिया उससे हटा के वहीं अमरूद की वैरायटी दूसरी जगह लगाई जाती है, वो नहीं होती है सर। नहीं, ये तो हो गई बात। एक ही खेत में अगर जहां हम पेस्टिसाइड 2-3 बार छिड़के और एक ही खेत में आधा में नहीं छिड़के तो टेस्ट में अंतर हो जाता है। अगर वो पेस्टिसाइड टेस्ट में हर्बिसाइड का डोज ज्यादा हो जाता है तो खाद्यान्न तीखी हो जाता है। देहाती भाषा अंतर तो आएगा सर, अंतर आएगा सर, अंतर आएगा। मैं मना नहीं कर रहा, मैंने ये आपकी बात हम को करके काटा नहीं। देखे हैं, प्रयोग करके देखे हैं। कुछ फसल में ज्यादा छिड़क के देखे तो उसका टेस्ट रियली एक खेत के पार्ट में तीखी हो गया। वो अंतर आएगा सर, मैं आपकी बात नहीं काट रहा। मैंने कहा कि वो तो है ही है, 2 चीज़ें और हैं, मिट्टी और क्लाइमेट, आपका जो वातावरण है। क्योंकि जो भी आप कभी कोई दवा डालते हैं, तो दवा का प्रभाव पौधे पर रहता है, तो पौधा भी रिएक्ट करता है उस दवा के प्रति, तो उसमें असर तो आना ही है सर। अमरिंदर जी, आप कुछ पूछ रहे थे? लो बात हो गई सर से डायरेक्ट। वही लहसुन के बारे में ही पूछना था। जी जी, तो, पूछिए। और फिर देहात के बारे में भी तो पूछ लिए। ठीक है, तो अभी मनीष जी, कुछ सवाल मेरा है, सर तो किसी और को कुछ पूछना हो तो वो पहले पूछ ले, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगा अंत में। ना आप ही पूछिए सर, हम लोग का हो गया और तो कोई इच्छुक नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, मेरे बहुत सारे सवाल है मनीष जी, अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं। तो जी सवाल सर। सबसे पहला ये है कि आपका जो टूल्स वाला डिवीजन है, वो जी सर। डेवलप भी करता है या केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके मार्केटिंग करता है और लोगों को देता है जरूरत के हिसाब से? हम लोग डेवलप नहीं करते हैं सर, हम लोग मतलब जो डिफरेंट मतलब विभिन्न तरह के जो भी सप्लायर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके लोगों को प्रोवाइड करते हैं सर। तो आपका टूल्स वाला डिवीजन किसी जी सर। मैन्युफैक्चरर को जानता है? जी सर। उनके साथ आपके टूल्स डिवीजन का संबंध ठीक है? जी सर। तो आपको मैं एक जरूरत देता हूं, मैं बहुत 7 साल से इस पे लगा हुआ हूं, किसी ने कुछ नहीं किया है अभी तक। अगर जी सर। आपकी कंपनी कहीं से करवा दे तो आपकी कंपनी को भी फायदा होगा, बनाने वाले को भी फायदा होगा, और कम से कम 1 करोड़ किसान को फायदा होगा, 1 करोड़ लोगों को। जी सर। ताल बेल्ट में या जहां भी मसूर और केराव की खेती होती है, जी वहां सर। के लिए हार्वेस्टर नहीं है। जी सर। तो एक तो ये इनोवेशन का अपॉर्चुनिटी है जो आप कर सकते हैं। जी सर। दूसरा, जो भी छोटा छोटा मशीनरी है जो चल रहा है, जी सर। उसको सोलर पैनल से कनेक्ट करने का कुछ ऑप्शन दे सकते हैं। बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां सन तो खूब रहता है लेकिन बिजली नहीं है, तो वहां डीजल आज के दिन में चल रहा है। अभी जब डीजल का दाम इतना बढ़ गया है तो वो एक पेनफुल चीज हो गया है। जी सर। अगर सोलर पैनल को यूज करते हुए अप्लायंस को चलाने का कुछ किया जाए
तो वो भी इनोवेशन बहुत काम आएगा। सही है सर, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ उसको। जी, नहीं वो आप हमसे अलग भी बात कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। मेरे दिमाग में ये बहुत दिन से घूम रहा है, इसलिए मैं भूलने वाला नहीं हूँ। आप लिख लीजिए, फिर आगे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है सर। आगे है, ये कुमार धर्मेंद्र जी का आइडिया था जो मैं चुरा करके आपसे बोल रहा हूँ। जी सर। जो जेनेटिक रिसर्च हो रहा है बीज के ऊपर, उसमें चने का पौधा को तो बड़ा करके ज्यादा पैदाइश वाला बना दिया है। जी मसूर सर। का पौधा अगर आप देखे हैं तो आपको पता होगा बहुत छोटा होता है और वो गिर जी जाता है। सर। जी सर। उस पे अगर कुछ रिसर्च होकर वो पौधा बड़ा कर दिया जाए तो हार्वेस्टर भी आसान होगा और किसानों को खेती भी होगी। ठीक है सर, वो भी मैं एक करता हूँ। जी सर। अगर आपको लिखना हो तो लिख अ, लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे पूछूं? ठीक है सर। जी सर। आप और आपके जैसे बहुत सारे लोग बहुत नए नए आइडिया देते हैं किसानों को। आप ही की जी सर। कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनी, नैनो फर्टिलाइजर ले लो, ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजर बहुत अच्छा करता है, ये बीज यूज करो, ये चीज करो, बहुत एडवाइस देते हैं। जी हमने सर। जब बात किया किसानों से तो कहे भाई मैं इतना खर्च करूं, नैनो यूरिया पे जी। 1 एकड़ में करीब 2000 रुपये का खर्च बढ़ जाता है। नैनो यूरिया से। हाँ, कोई बोला कि 1 एकड़ में करीब 2000 रुपये का नैनो यूरिया लगाना पड़ेगा आपको। जी सर। तो प्रश्न ये उठता है कि बहुत जगह गलत पे, बोला। खास करके मेरे टाल बेल्ट में खेत जी खाली सर। रहता है बहुत समय तक। तो क्या जी। ऐसा कोई कंपनी है जो कुछ खेत ले ले, पट्टा पे हमारे यहाँ लीज पे मिलता है, ले ले और जी। नैनो यूरिया से खेती करके दिखाए कि क्या प्रोजन कौन सा है, कितना फायदा हुआ? जी। तो ये आपके स्कीम में है? हम लोग सर मॉडल फार्म डेवलप कर रहे हैं बेसिकली। अभी तो इस तरह का नहीं है। आप लोग के लिए बता दूं कि मॉडल फार्म कि किसानों को हम दिखा सकते हैं कि 1 एकड़ या 2 एकड़ में अगर एक मॉडल फार्म डेवलप करके हम अपनी उपज को या अपना आमदनी को कैसे बढ़ाएं, कि अगर हमारे पास 2 एकड़ 3 एकड़ का खेत है या एकड़ एकड़ का, तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। तो उस तरह का हम लोग मॉडल फार्म डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट, वेजिटेबल के लिए अलग एरिया है हम लोग। इसके अलावा जो अगर उसको किसान को धान गेहूं करना है तो उसके लिए हम लोग कुछ काम इस पे कर रहे हैं सब मॉडल फार्म पे। तो मॉडल फार्मिंग को ही अगर आइडिया को एक्सटेंड करें आप, तो ऐसा जी हो सर। सकता है कि अलग अलग इलाके में किसान आपके मॉडल फार्मिंग का जिम्मेदारी लें और आप जी उनको सर। गाइड करें और फिर उसके द्वारा वो खेती करें और प्रॉफिट का जो यस। भी कहानी हो 1 साल 2 साल, उसका कंट्रैक्ट हो का स्कीम है आपके कंपनी में? उस पे हम लोग काम कर रहे थे सर। मैं एक बार बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ही इनिशिएट किया था इसको। तो अभी उस पे लोग काम कर रहे हैं, काम स्टार्ट है सर उस पे, मॉडल फार्म पे। वो बहुत और अच्छी नैनो यूरिया वाले पे सर अपडेट दे दूं, नैनो यूरिया का खर्चा जो आता है 240 रुपए की आधा लीटर की बोतल आती है और 1 एकड़ में 2 बोतल जाती है सर। तो करीब बहुत करीब ज्यादा जाएगा तो 580 एक हुआ। बोतल जाएगी। तो जी सर। 580 हुआ। जी सर, 480 रुपये आएगा और मान लीजिए स्प्रे का जो खर्चा अलग आएगा वो आएगा। और ये कितने बार देना पड़ता है? बेसिकली सर, जो आधा लीटर का एक बोतल है वो एक बैग यूरिया के बराबर होता है। नहीं तो धर्मेंद्र जी किसान यहाँ पे है, खेत में कितने बार यूरिया देना पड़ता है? 1 बार 2 बार एक फसल में? 3 बार सर। 3 बार, तो 1500 हो गया ना करीब करीब। ना ना तीन। एक मिनट सर। धान के फसल में 3 बार और रबी के फसल में 1 से 2 बार, लगाते वक्त एक फूल आने से पहले। तो सर नैनो यूरिया के स्प्रे पर खर्च है, ऐसे बोतल में सस्ता है सर। अच्छा, तो कुल मिला के खर्चा 2000 अगर बोला 1 एकड़ में तो ठीक ही बोला तकरीबन। 1 एकड़ में सर अगर बात करें तो यूरिया जो लग जाता है कितना, 3 बैग के आसपास, 3 से 4 बैग, 3 बैग 150 किलो। जो देख यहाँ का प्रैक्टिस है उसको उतना डालना नहीं चाहिए।
अभी एक मैसेज अब अगर हम बात करें सर, तो अब धान में मैक्सिमम 75 से 80 किलो यूरिया की ज़रूरत होती है। उस हिसाब से देखें तो 2 बॉटल यूरिया लगेगी। गेहूँ में भी हम अगर मान के चले उतना है तो 2-2 4 बॉटल। 4 बॉटल के हिसाब से अगर बात करें तो 960 रुपए का यूरिया जाएगा 1 एकड़ में पूरे साल में। और खर्चा मान लें 150 रुपए एकड़ का, तो 600, तो 1500 रुपए के आसपास का पूरे साल में नैनो यूरिया का खर्चा आएगा। तो ये अगला प्रश्न ये था मनीष जी कि एक बार हमने वेबिनार किया था, उसमें एसएन झा जी ने, जो आईसीआर के हेड हैं, उन्होंने बताया था जी। कि अगर आप होल्ड कर सकते हो चीजों को 2-3 महीने तो भाव ज्यादा मिलेगा। तो ये जी आपके सर। परचेजिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से है कि आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट केवल फसल हार्वेस्टिंग के टाइम खरीदता है या वो चीज बाद में भी खरीदता है? हम अगर जैसे किसान है, किसान को लगता है कि 2-4-6 महीने बाद दाम बढ़ने वाले हैं, तो वो आके हमारे वेयर हाउस में अपना मतलब अगर धान है, गेहूँ है, कोई फसल है, स्टोर कर सकते हैं। और उनको अगर तुरंत पैसा चाहिए तो तुरंत भी अपने जो है उस समय का प्राइस उसके हिसाब से 70% ले सकते हैं। अगर उनको बाद में बेचना है तो उनका होता है कि पर क्विंटल के हिसाब से चार्ज होता है, वो पर क्विंटल के हिसाब से उनको चार्ज देना होता है सर। और बाकी बेचना है तो वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब प्राइस अच्छा हो तो बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। जो चार्ज है वो मार्केट ड्रिवन होगा? ये जो चार्ज है शायद आई थिंक 10 रुपये क्विंटल है या ऐसे कुछ चार्ज है उनका महीने का। अच्छा, महीने का। तो अगर 6 महीने 1 क्विंटल रखा तो 60 रुपया वहां चला जाएगा। तो अगर उम्मीद है कि 200 रुपया बढ़ेगा तो 60 रुपया देना कोई बड़ा बात नहीं है। जी सर। तो ऐसी सुविधा हमारे समस्तीपुर और 1-2 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। अच्छा, ये जो दूसरा वाला जो आप बात किए थे, गवर्नमेंट बेनिफिट्स के बारे में किसान को अवेयर करवाते हैं, जी सर। तो मैं जो सुना हूँ कि वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए गवर्नमेंट का बहुत सारा सब्सिडी है, ग्रांट है, ये सब है। जी सर। वो जमीन पे है या केवल कागज पे है? आपको कुछ आइडिया? मैं ये प्रश्न गवर्नमेंट ऑफिशियल से नहीं पूछ सकता क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे। आपसे जी सर। पूछ सकता हूँ, वो जमीन पे है या ना केवल कागज पे है? नहीं, कई जगहों पे ज़मीन पे है, लोगों ने बनवाया है, उनको फ़ायदा मिला है। बेसिकली नाबार्ड की स्कीम है, 50% का सब्सिडी है वेयर हाउस पे और कोल्ड स्टोरेजेस पे। नहीं तो ठीक, अच्छी बात है। अगला जो वेबिनार हम सोच रहे हैं वो वही सोच रहे हैं कि वेयर हाउस बिहार में बनाने में क्या फायदा, क्या घाटा है, कहाँ प्रमोशन है। पूरा नियम एक है, जो वेयर हाउस ही बनाते हैं वो आएंगे। और अभी कॉल पे थोड़ा देर के लिए आए थे, राजा नाम का एक आदमी था, वो अमेरिका में वेयर हाउस मैनेज करता है। तो दोनों मिला करके हम करना चाह रहे हैं वेबिनार अगला वाला, तो उसमें शायद जी क्लियर सर। हो जाए। अगर आपके वेयर हाउस वाले एक्सपर्ट हैं वो भी जुट जाए तो वो भी कुछ प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। श्योर सर, श्योर। आलू का बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन जैसे हम यूपी में देखें, आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, सिकोहाबाद, इधर जो आलू होता है वो एक-एक एरिया में बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज मिलेंगे। लेकिन हम जब बिहार की बात करते हैं, जैसे बिहार सिर्फ में एक कोल्ड स्टोरेज है, समस्तीपुर में 1-2 होंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज नहीं है, मुजफ्फरपुर में वही हालात है। कोसी में कोल्ड स्टोरेज, कटिहार साइड में है ही नहीं, शायद एक आध हो। तो उसलिए किसान क्या होता है, अपने आलू को उनको औने-पौने दामों में उस समय बेचना होता है। दूसरी जगह वो लोग ले नहीं जा सकते, तो समस्या है कोल्ड स्टोरेज को लेके। कोल्ड स्टोरेज का समस्या 2 कारण से मेरे को दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारा कारण है। एक तो ऑब्वियसली ग्राम का जो सरकार का सब्सिडी है उसके बारे में नॉलेज की कमी है, करप्शन है, फिर वहाँ पे रंगदारी वाला कहानी है, और उससे भी ज़्यादा समस्या था कि भूतकाल में बिजली की समस्या थी, पावर की समस्या थी। जी सर। तो ये सब मिला कर के वो प्रॉब्लम था। पता नहीं अभी भी लोग नए नवयुवक को तो जुटना चाहिए, बट आई डोंट नो कि रंगदारी वाला कहानी कहाँ है और दादागिरी वाला और करप्शन वाला कहानी कहाँ है, मेरे को नहीं पता। ये बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें आपको